एटम कभी भी इंडिपेंडेंट कंडीशन में नहीं पाया जाएगा। ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसका एक्सेप्शंस को लेकर के बात करें तो इसका एक्सेप्शन होता है बच्चों ग्रुप ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोल सकते हो आप लोग प्रेजेंट इन इंडिपेंडेंट स्टेट। जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स है ना बच्चों, वो इसका एक्सेप्शन है एटम के। क्योंकि जैसे इसके अंदर आते हैं, जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों जो इंडिपेंडेंट कंडीशन के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं। जनरली ध्यान रखना कि जितने भी एटम हैं उनके पार्टिकल्स कभी भी इन्वायरमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट कंडीशन के अंदर नहीं पाए जाएंगे। दूसरी बात देखें बच्चों, ये ग्रीक वर्ड होता है। ये कैसा वर्ड है आपका? एटम को लेकर के बात करें तो बच्चों क्या है, ग्रीक वर्ड है ये। और ध्यान रखना बच्चों, ये इंडिपेंडेंट कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट ओनली जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। अगली बात देखें बच्चों, तो सबसे अच्छी बात देखो बच्चों आप लोग, एटम कंसिस्ट मेनली थ्री पार्टिकल, कंसिस्ट मेनली थ्री पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल से मिलकर के बना है? थ्री पार्टिकल, जिन्हें बोला जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बच्चों इलेक्ट्रॉन। यदि अपन बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो इन दोनों को बच्चों कंबाइंड रूप से कहा जाता है आपका न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है इसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से बच्चों इनका नाम होता है बच्चों न्यूक्लियॉन्स। हमेशा ध्यान रखें, ये कोई एक एटम है तो इस एटम के सेंटर में जो मौजूद रहेगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहेगा, और इसके चारों तरफ बच्चों जो रिवॉल्व होगा, इसके चारों तरफ जो मूवमेंट करेगा अराउंड एटम, वो होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हुई आपको के लिए? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स है बच्चों, तो वो सारे एलिमेंट्सों में पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर फॉर्म बाय द बच्चों मेनली थ्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बट हाइड्रोजन ओनली सिंगल एलिमेंट्स जिसके अंदर ओनली प्रेजेंट क्या बच्चों? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन ऑलवेज क्या बच्चों इसमें एब्सेंट होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होगा बच्चों? आपका एब्सेंट देखने को मिलेगा। अब बात आइए सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है क्या? तो थोड़ी सी बच्चों मैं आपको इनकी दुनिया और दिखा देता हूँ। आप देखिएगा, मेनली तीन पार्टिकल्स हमने देखे हैं। एक देखा है बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, दूसरा देखा है बच्चों आप लोगों ने प्रोटॉन, और एक पार्टिकल देखा है बच्चों आप लोगों ने क्या? न्यूट्रॉन। देखो इनकी मैं थोड़ी सी जन्म कुंडली आपको दिखाता हूँ बच्चों, किस अकॉर्डिंग इनकी जन्म कुंडली है और किसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। आप देखिए बच्चों, यदि अपन चार्ज को लेकर के बात करें, चार्ज को लेकर के, तो इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना बच्चों हमेशा नेगेटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज होगा? ये नेगेटिवली चार्ज होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा कैसे होगा बच्चों? आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों, ये हमेशा कैसा होता है? आपका न्यूट्रल होगा। इस पर हमेशा चार्ज लेके चलना है बच्चों, कितना? जीरो। ये बात क्लियर हुई? इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन कैसा होगा बच्चों? आपका न्यूट्रल देखने को मिलेगा। दूसरी बच्चों बात करते हैं अपन की यूनिट को लेकर के, इनकी वैल्यू क्या होती है। मैं आपको अलग अलग तरीके की वैल्यू दिखा रहा हूँ बच्चों, अलग अलग उसके अंदर। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है 4.8 × 10⁻⁻10। प्रोटॉन की लेकर के बात करोगे, इसकी वैल्यू भी यही होगी 4.8 × 10⁻10। लेकिन न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हमेशा जीरो। अब तुमको वैसा इन दोनों का डिफरेंट क्या है, तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, यदि इसके आगे अपन नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रॉन को, और यदि मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं तो बच्चों ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है आपकी किसको? प्रोटॉन को। यदि बच्चों पर बात करें कूलाम को लेकर, तो कूलाम के अंदर देखना इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की होगी आपकी ये, और न्यूट्रॉन आपको मालूम बच्चों की क्या होगी? इसकी जीरो। डिफरेंट किससे करोगे? चार्ज से। नेगेटिव चार्ज है तो वैल्यू इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी किसकी होगी बच्चों? आपकी प्रोटॉन की देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों जो यूजेबल जो वैल्यू है बच्चों, जो अपन काम में लेते आए हैं, वो है ग्राम में। अब गौर करना, इलेक्ट्रॉन की ग्राम में वैल्यू होती है बच्चों 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। और यदि मैं प्रोटॉन की वैल्यू को लेकर के बात करूं तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों
1.672 इंटू के 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम और न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है बच्चों देखो 1.672 के 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। ये वैल्यू जो बच्चों ध्यान रखना आपको, ये किन की वैल्यू है आपकी, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या बच्चों न्यूट्रॉन की वैल्यू। अब देखिए आप लोग यहाँ से एक बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, यदि अपन इलेक्ट्रॉन को लेकर के डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस क्या है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना ये क्या है, लाइटेस्ट पार्टिकल है। ये क्या है आपका लाइटेस्ट पार्टिकल्स होता है, और जो लाइटेस्ट जो पार्टिकल होता है बच्चों इसको अपन क्या बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक और नाम क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन को अपन बीटा पार्टिकल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात बच्चों इनको अपन कैथोड रेज भी कहते हैं। इसके नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन को, कैथोड रेज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये रेज किससे स्टार्ट हो रही है, कैथोड से निकल के और एनोड की तरफ जाती है, इसलिए इनको क्या बच्चों कैथोड रेज भी कहते हैं। तो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, इनको बीटा पार्टिकल्स कहा जाता है। आपसे कोई पूछे सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है तो आप बोलोगे बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल किसे कहा जाता है बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है। यदि प्रोटॉन को लेकर के बात करें तो प्रोटॉन को लेकर के बात करते हैं बच्चों, तो पहली बात उनको अपन कैनाल रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाल रेज कहते हैं। दूसरी बात बच्चों इनको अपन क्या पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। तीसरी बात इनको क्या बच्चों एनोड रेज के नाम से भी अपन जानते हैं। ये तीन नाम किसके हो गए, प्रोटॉन के, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज और क्या बच्चों एनोड रेज के नाम से भी अपन बच्चों जानते हैं। और यदि बात करें बच्चों न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन को जो अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, ये ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूट्रॉन को इस तरीके से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके न्यूट्रॉन को। किस तरीके से सपोज कीजिएगा बच्चों, मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, यदि अपना एग्जांपल दे बच्चों, इसमें एक रिएक्शन से लिखिए आपको, जैसे मैंने लिखा बेरिलियम वाली कंडीशन, बेरिलियम हीलियम से। आप मालूम है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर कितना बच्चों 4 है, और बेरिलियम को लेकर के बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 4 है, और यदि इसका मास नंबर को लेकर के देखा तो कितना बच्चों आपका 9 है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आप देखो एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 4 2 कितना हो गया बच्चों 6, और 6 किसका नंबर होता है आपका कार्बन का। लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये कितना आ रहा है 13 है, जैसे अपन 12 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या है आपका ये वाली स्थिति है। आई बात समझ में आप लोगों के लिए। जैसे सपोज करो इसी बात को मैं लिखता हूँ बच्चों, बोरॉन हीलियम से क्रिया कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 और इसका मास नंबर लिख दिया बच्चों, सपोज कीजिए मैंने कितना 11। ठीक है, दो आइसोटॉप्स होते हैं बोरॉन के, 10 भी होता है 11 भी होता है, तो 5 और 2 कितना हो गया बच्चों 7, और 7 में कौन होगा नाइट्रोजन होता है। ये कितना आ रहा है बच्चों आपके 15, तो 15 जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14, तो इसका मतलब इसकी स्थिति क्या है बच्चों, ये वाली स्थिति है। मतलब न्यूट्रॉन को हमेशा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। ये बात क्लियर हुई बच्चों। यदि डिस्कवरी को लेकर के बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बच्चों डिस्कवरी की थी आपकी, इसको डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे बच्चों, सबसे पहला वैज्ञानिक था जे थॉमसन, और जे थॉमसन ने ही आपको मालूम बच्चों डाल्टन की थ्योरी को फेल किया था। डाल्टन को फेल करने वाले कौन थे, जे थॉमसन, क्योंकि डाल्टन बोलता था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या है एटम, लेकिन जे थॉमसन ने क्या बोला बच्चों इलेक्ट्रॉन को। क्यों, अभी हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू देखी, यदि इनका अपन मास ऑर्डर देखें तीनों एलिमेंट्सों का मास ऑर्डर देखें तो अभी आप लोगों ने देखा सबसे बड़ा जो ज्यादा मास था वो किसका है बच्चों आपका प्रोटॉन का, उससे कम मास किसका है बच्चों, सॉरी सबसे जो ज्यादा मास है वो किसका था बच्चों न्यूट्रॉन का, उसके बाद उससे कम प्रोटॉन का, और सबसे कम जो मास है बच्चों किसका है इलेक्ट्रॉन का, हमने देखा था। क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था 9.12 के 10 की पावर माइनस के 28 ग्राम, और प्रोटॉन का कितना था 1.672 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का आप लोग देखो बच्चों इसका मास सबसे ज्यादा था, कितना था, ये वाली स्थिति हमको देखने को मिली थी। तो यदि बच्चों पर मास ऑर्डर के आधार पर देखें तो सबसे कम मास किसका है इलेक्ट्रॉन का। ये बात क्लियर हुई आप लोगों के लिए। तो सबसे टिनी पार्टिकल्स कौन सा हो गया, अभी एट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है सर जो एटम दिया हुआ है क्या ओरिजिनल रूप से एटम में 3 ही पार्टिकल्स हैं, क्या हमारा एटम ये 3 पार्टिकल्स से मिलकर ही कंसिस्ट हुआ है। सबसे बड़ी बात है ये, ऐसा नहीं है बच्चों, और भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एटम्स में कई छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे हैं, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों कौन कौन से वो पार्टिकल्स हैं बच्चों आप लोगों के लिए, एक पार्टिकल्स है बच्चों आप लोगों के लिए पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन सुने आप लोग, पॉजिट्रॉन, इसके बाद ये हो जाएगा बच्चों मेसॉन, अगला पार्टिकल है बच्चों क्या न्यूट्रिनो, और एक
आपका एंटी प्रोटॉन। सुनना बहुत ही अच्छी चीज है बच्चों, ये आपको जनरली ये चीजें बहुत कम जगह, सारा मैटर एक जगह बहुत कम जगह मिलेगा, ध्यान रखना आपको यूट्यूब पर। आप देखें बच्चों, यदि पॉजिट्रॉन को लेकर के मैं आपसे बात करूं तो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक थे बच्चों, उनका नाम था एंडरसन। पॉजिट्रॉन को किसने देखा था? एंडरसन नामक वैज्ञानिक। और एंटी प्रोटॉन को देखा था बच्चों सैंगले नामक साइंटिस्ट ने। और न्यूट्रॉनों को देखा था बच्चों किसने? पॉलिंग ने। किसने देखा न्यूट्रॉनों को? पॉलिंग ने देखा था बच्चों। और मेसोन को जो एटम में देखने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था युकावा। क्या नाम था बच्चों उनका? युकावा। ये ये अलग अलग साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने इनको एटम के अंदर देखा था। आप देखें, यदि अपन बात करें बच्चों इनके चार्ज को लेकर के बात करें, सर इनकी चार्ज क्या कंडीशन, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों पॉजिट्रॉन पर हमेशा चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। और एंटी प्रोटॉन को लेकर के बात करें तो सॉरी पॉजिट्रॉन पे हमेशा चार्ज होगा बच्चों क्या? नेगेटिव। एंटी प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। और न्यूट्रिनो हमेशा होता है बच्चों आपका न्यूट्रल, जिस पर अपन क्या लिख चलेंगे? जीरो। और यदि मेसोन को लेकर के बात करें तो मेसोन पे जो चार्ज होगा बच्चों पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या बच्चों? न्यूट्रल। ये तीनों स्थितियां क्या बच्चों को मेसोन में देखने को मिलती है। सर मास नंबर क्या कंडीशन है? तो ध्यान रखना पॉजिट्रॉन का मास होता है इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। एंटी प्रोटॉन का मास होता है बच्चों इक्वल टू प्रोटॉन। क्या होगा ये? इक्वल टू प्रोटॉन। और यदि इसको लेकर के बात करें बच्चों तो हमेशा ध्यान रखना इसका मास होता है लेस देन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉनों का मास कितना होता है बच्चों? लेस देन इलेक्ट्रॉन होता है। और मेसोन को लेकर के बात करें तो इसका मास होगा बच्चों मोर देन, तो क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ मोर देन इलेक्ट्रॉन। और लेस देन होता है बच्चों क्या? प्रोटॉन। ये मेसोन के मास की कंडीशन है। मोर देन तो क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन। और लेस देन क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इसका प्रोटॉन देखने को मिलेगा। तो ये हमारी क्या थी बच्चों? एटम को लेकर के थोड़ी सी स्टडी थी। आई बात समझ में? एटॉमिक जो नंबर है आपको लेकर के यदि अपन बात करें बच्चों, देखो थोड़ा सा मैं और आपको जनरल एक आध चीज और दिखाता हूँ। देखो इसमें बात आई है तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बड़ी कंफ्यूज वाली स्थिति होती है बच्चों, जैसे ये वाली स्थिति है। ये सिंबल मान लो किसी एलिमेंट्स का है। एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये तो बताता है मास नंबर को। ये किसको बताएगा आपके बच्चों? मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों एटॉमिक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एटॉमिक। एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे मोजले। एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था आपको? मोजले नामक साइंटिस्ट ने बताया था। देखो बच्चों यदि कोई भी एलिमेंट्स न्यूट्रल है, मैं क्या कह रहा हूँ? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब आप समझ में आ रहा है? उस पर किसी भी प्रकार का क्या बच्चों कोई एलिमेंट्स दे रखा है, उस पर चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो हमेशा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। यदि दिया हुआ एलिमेंट्स कैसा है बच्चों? आपका न्यूट्रल कंडीशन में है। तुम कहोगे सर बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है a माइनस के जेड। मतलब आप लोग क्या करो बच्चों, मास नंबर में से यदि एटॉमिक नंबर हम कम कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएंगे बच्चों? न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, मैंने आप लोगों से कहा बच्चों ब्रोमीन है, ठीक है, और ब्रोमीन का ये दे दिया बच्चों, ये एटॉमिक नंबर होता है इसका क्या? 35। और मैंने मास नंबर लिख दिया इसका, सपोज करो बच्चों कितना? 80। कितना लिख दिया इसका मास नंबर? 80 लिख दिया। या हाँ चलो, तो मैंने पूछा बच्चों इसके अंदर बताओ, पहले तो न्यूट्रल है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बताओगे? 35। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताओगे? 35। इसका एटॉमिक नंबर कितना बताओगे? 35। तीनों 35 क्यों आए? क्योंकि एटम कैसा है बच्चों? आपका न्यूट्रल है। और मैंने बोला बच्चों इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? a माइनस के जेड। a कितना है? 80। ये कितना है बच्चों? 35। जब करोगे कितना आ जाएगा आपका? 45। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बच्चों? आपके 45 देखने को मिल रहे हैं। ये बात क्लियर हुई बच्चों? जैसे सपोज कीजिएगा मैंने कहा एक दे दिया नाइट्रोजन, एक दे दिया नाइट्रोजन क्या बच्चों? 2 माइनस, और एक दे दिया नाइट्रोजन 2 प्लस। देखो हर चीज सीखने की है। जनरली अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में माइनस के 2 लगा देते हैं, लिखने का तरीका गलत है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, चार्ज पीछे की तरफ आता है। नेगेटिव चार्ज लगाना है तो पीछे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज लगाना है तो पीछे की तरफ भी लगाओ।
पाओगे। आई बात समझ में? ये नहीं सर ये प्लस के 2 लिख दिया, लगभग मोस्टली 99% ऐसे लिखते हैं जो गलत है, नहीं लिखते हैं, ये गलत तरीका है। तरीका सही क्या है बच्चों? ये है। अब इनके अंदर मैंने पूछा बच्चों बताओ, ये मेरे आपसे क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों से पहला किया, बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है। दूसरा क्वेश्चन मेरा था इसमें बच्चों बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप देखो बच्चों जो एटम आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल कौन सा है आपका? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर होता है 7, तो एटॉमिक नंबर कितना बचाओगे? 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? न्यूट्रल है तो कितना बताओगे? 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताओगे बच्चों? 7। और न्यूट्रॉन की संख्या यदि बात करें तो मैंने बताया मास नंबर में से एटॉमिक नंबर कम कर दें तो कितना आ जाएगा इसका? 7 ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है सर इनमें आएगा, इसके अंदर नंबर एटॉमिक नंबर कितना आएगा भाई? इसका कितना आएगा बताओ? 7 आएगा। आई बात समझ में आपके? मैंने पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा? 7 आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा? आप जो सॉल्व करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब चेंज हो गए हैं। जब भी किसी एलिमेंट्स पर चार्ज आ जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज आ जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। इस पर -2 चार्ज आएगा तो नेगेटिव में जितना नेगेटिव आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। जैसे इसके अंदर बात किया तो 7 7 7, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों चेंज हो गए हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतने इलेक्ट्रॉन अपन कम कर देते हैं, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे बच्चों? 5 देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर हुई बच्चों आप लोगों के लिए? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन के थ्रू यदि आप समझोगे ज्यादा सुटेबल रहेगा बच्चों। मैंने कहा मास नंबर ऑफ x माइनस h क्या बच्चों? 16 है। कितना दिया? 16। एंड इसी के अंदर मैंने बोल दिया इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। मैंने बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, तो मैंने कहा देन कैलकुलेट पहला देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। दूसरा मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों इसी में मैंने पूछ लिया बच्चों बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आप देखें आप लोग बच्चों, मैंने कहा है आपको मास नंबर दिया हुआ है, एक एलिमेंट्स है, तो आप पहला देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मालूम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? a माइनस के जेड क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर। ये क्या है आपका? मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं आपको बच्चों? 8 है ना। ये इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? a माइनस के जेड। हमको जेड नहीं पता है तो कैसे लिखोगे? n प्लस के जेड बराबर के a। आपको न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है आप देखो इसमें 8, एटॉमिक नंबर आपको नहीं दे रखा है। और a क्या है? इसका मास नंबर कितना दे रखा है बच्चों? 16। तो इसलिए z बराबर कितना आ गया इसमें? 16 माइनस के 8 बराबर कितना आ गया? 8। हमको मालूम चल गया सर इसका एटॉमिक नंबर कितना आया। इसका एटॉमिक नंबर आया है 8। अब सपोज करो एटॉमिक नंबर यदि इसका 8 है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं आपके? इक्वल होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बात करोगे तो चेंज हो जाएंगे। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? 2 माइनस है, पर आपको मालूम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपको? 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अब इसमें बच्चों? 10 आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई बच्चों आप लोगों के लिए? ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर एटॉमिक मास क्या है। सबसे जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना बच्चों, वो एटॉमिक मास को लेकर के बनी हुई है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एटॉमिक मास है ना, इसकी जनरली ध्यान रखना बच्चों, कोई इसकी यूनिट नहीं होती है। आप बोल सकते हो एटॉमिक मास है क्या बच्चों? यूनिटलेस। एटॉमिक मास होगा वो कैसा तुम्हारा? यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। फिर भी बच्चों को इट इज एक्सप्रेस्ड बाय AMU। इससे एक्सप्रेस करते हैं इसको AMU। A का मतलब हो गया एटॉमिक, M का मतलब हो गया मास, और ये हो गया बच्चों यूनिट। वैसे एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा ये वाली बात। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा था जो सबसे लाइट एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन। तो मास ऑफ जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, मास ऑफ जो हाइड्रोजन है वो होता है, माना गया है आपका 1 AMU। ऐसे हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होता है बच्चों? AMU। ओरिजिनल रूप से देखें तो ये होता है 1.008 AMU। ये हाइड्रोजन का क्या है बच्चों? मास है। ठीक है। सबसे लाइट एलिमेंट था, तो
तो इसी से बच्चों कंपैरिजन करके शुरुआत में हाइड्रोजन को ही रेफरेंस मान करके अदर एलिमेंट्सों का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की गई थी। कैसे भाई, कोई एलिमेंट्स दे रखा है तो ये देख लेते थे हाइड्रोजन की कंपैरिजन वो कितना हैवी है, या हाइड्रोजन की कंपैरिजन वो एलिमेंट सामने वाला कितना मतलब हल्का है, कितना लाइट है, उसको लेकर के हाइड्रोजन को रेफरेंस मान करके बच्चों अदर एलिमेंट्स का क्या निकाला गया, मास नंबर निकालने की कोशिश की। फिर आगे चल करके बाद में मालूम चला कि तो बड़ा गड़बड़ मामला हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पर बड़े बड़े एलिमेंट्स आ गए थे। तो बाद में बच्चों क्या है, ऑक्सीजन का मास निकाला गया, मास ऑफ ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन को रेफरेंस माना गया। तो मास ऑफ द ऑक्सीजन था उसको माना गया बच्चों कितना, 16 AMU। लेकिन जब गाड़ी जाकर के रुकी बच्चों, किस पे जाके रुकी, कार्बन पर। क्यों, कार्बन एक बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इजीगोइंग क्या बच्चों, इसके अंदर क्या रिएक्ट करने की पावर क्या बहुत ज्यादा है। यही तो कारण है कि सबसे ज्यादा जो एलिमेंट जो कंपाउंड बनाए गए वो कार्बन के थ्रू बनाए गए। तो कार्बन 12 को, कार्बन के अंदर ही बच्चों 3 आइसोटोप्स अभी अपन ने देखे थे, तो कार्बन 12 आइसोटोप्स को क्या बच्चों रेफरेंस मान करके निकाला गया। कार्बन 12 का जो मास है, जो मास वो कितना था बच्चों, 12 AMU था। कितना माना गया इसका, 12 AMU। इसको रेफरेंस मान करके अदर एलिमेंट्स का क्या निकाला गया बच्चों, मास कैलकुलेट किया गया। अब आप देखें किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया। ये तो कार्बन 12 का है, तो एक एटम को वन एटॉमिक यूनिट को मान करके माना गया। किस तरीके से, देखो उसको ऐसे समझो, एग्जांपल समझो ज्यादा सुटेबल रहेगा। मैंने बोला बच्चों, मैंने कहा मास ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा, ठीक है, या मैंने कहा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा, या मैंने कहा मास ऑफ सोडियम एटम होगा। अब इसको इस तरीके से समझिए, तो इनका मास किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया बच्चों। नाइट्रोजन को आपको मालूम है कितना होता है, 40। अब इसका जब मास निकाला गया तो 1/12 इंटू के मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब इसके एक एटम का मास कितना होता है, 12। तो इसके रेफरेंस में एक एटम को लेकर के माना गया, मतलब इसका 1 जो 12 पार्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग इसका मास निकाला गया। जैसे ऑक्सीजन का निकालना है कितना, 16, 1/12 इंटू के मास ऑफ के कार्बन 12 एटम। जैसे सोडियम में कितना है, 23 है, तो इसका कितना, 1/12, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इस तरीके से भाई इसका मतलब ये समझो, जो आपको 1 के जो 12 इंटू के जो मास ऑफ जो 6 कार्बन एटम दे रखा है ना बच्चों, इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय इसको लिख दिया गया बच्चों AMU। इसको क्या मान लिया, AMU, मतलब जो टोटल जो कार्बन का जो एटम का जो मास है उसका 1 एक एटम का निकल क्या जाएगा भाई, कार्बन का कितना तुम्हारा 12 AMU है, तो एक एटम के अकॉर्डिंग निकालेंगे कितना जाएगा, 1। तो इसको लैंग्वेज में लिख दिया गया बच्चों AMU। मतलब यदि नाइट्रोजन का मास निकाला गया बच्चों, तो इसको क्या लिख दिया, AMU। तो ये कितना निकल के आया बच्चों, 14 AMU होगा। ऑक्सीजन को लेकर के बात करें तो ये कितना हो जाएगा, AMU, तो कितना हो जाएगा, 16 AMU हो जाएगा। सोडियम को लेकर बात करें तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 23 AMU होगा। इस अकॉर्डिंग बच्चों क्या कैलकुलेट किया गया है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जैसे ये जो मास निकला है ना बच्चों, दोबारा समझें इसको, मैं बात करता हूँ। जैसे सपोज कीजिएगा ये वाली कंडीशन, यदि कार्बन के एटम का जो मास होता है ना, एक AMU की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी वैल्यू होती है लगभग 1.99 इंटू के 10 की पावर माइनस के 26 किलोग्राम। कितनी है, 26 किलोग्राम। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये AMU की वैल्यू आ रही है, तो जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.66 इंटू के 10 की पावर माइनस के 26 किलोग्राम। मतलब एक AMU बराबर कितना होगा बच्चों, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 20 किलोग्राम अपन लेकर के चलेंगे। आई बात बच्चों समझ में। ये जो मास निकला है ना बच्चों, रिलेटिव मास है, ध्यान रखना, रिलेटिव मास की कोई भी यूनिट नहीं होती है। कैसे, जैसे मैंने बोला आपको अभी बोला, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन, जो यूनिट निकल रही है वो कौन सी है, रिलेटिव यूनिट है, रिलेटिव मास निकल रहा है, रिलेटिव मास। और ये निकाल रहे हैं बच्चों पर किसका, 1/12 इंटू के मास ऑफ, क्या निकला है आपका, 12 एटम। ये इस तरीके से 12 एटम, ठीक है, ये कार्बन है। मैंने बोला बच्चों रिलेटिव मास क्या होगा, रिलेटिव मास निकाल के देखो, तो रिलेटिव मास क्या निकल के आएगा बच्चों, इसका रिलेटिव मास आएगा कितना, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, गौर करो बहुत अच्छी चीज है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन के 1/12
कितना निकल के आया बच्चों, AMU निकल के आया। AMU से AMU कैंसिल हो गया, तो रिलेटिव जो मास निकला है वो कितना आ गया नाइट्रोजन का 14। कितना आया आपका 14। यही तो कारण है कि जितने भी आप एलिमेंट्स देखते हो उनका सारा सबका मास कैसा होता है, रिलेटिव मास होता है। जैसे ऑक्सीजन का रिलेटिव मास कितना बताता हो 16, AMU नहीं लगाता हो। जैसे सोडियम का कितना बताता हो आप लोग 23। आ रही है बात समझ आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों ने सपोज कीजिए बच्चों कार्बन का कितना बताता हो आप 12। ये क्या है बच्चों, आपका जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, रिलेटिव मास हमारा कैलकुलेट हुआ है। ठीक है ना। अब और देखें आप लोग बच्चों इस तरीके से, तो आप बोल सकते हो जो एटॉमिक जो मास निकल के आया, रिलेटिव एटॉमिक मास बोल सकते हो, वो कैसा है आपका बच्चों, यूनिट लेस है। कैसा है आपका, यूनिट लेस। लेकिन अपन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं बच्चों, AMU से। लेकिन आजकल जो IUPAC बच्चों उसको U से रिप्रेजेंट करती है। U से, U का मतलब होता है यूनिफाइड फॉर्म। ये क्या है बच्चों, उसकी यूनिफाइड फॉर्म है। ठीक है, पहले तो इसको अपन ऐसे करते थे, लेकिन आजकल IUPAC इसको U से रिप्रेजेंट करती है। और मजे वाली बात ये बच्चों, अब तो साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम हर एलिमेंट्स का क्या बच्चों एटॉमिक मास भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एटॉमिक मास को यदि अपन बात करें तो एटॉमिक मास इज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या गया आजकल, मास स्पेक्ट्रोमीटर मार्केट में। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से क्या बच्चों, किसी भी एलिमेंट्स का मास इजीगोइंग क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाला जा सकता है। ये IUPAC किसको मानती है, इसकी यूनिफाइड फॉर्म को मान करके चलती है बच्चों U। अब देखो जो रिलेटिव मास निकाला था, लेकिन सपोज करो बच्चों इसको आप ऐसे समझो, मैंने एक कार्बन का सैंपल लिया। क्या लिया, एक कार्बन का सैंपल लिया। अब इस कार्बन के सैंपल में लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चों कार्बन है, तो लेकिन ये कार्बन को जरूरत थोड़ी है आपको, इसके अंतर्गत तो आपके इस तीनों ही फॉर्म में पाए जाएंगे। कुछ आपका कार्बन 12 भी है, 13 भी होगा, 14 भी होगा। तो ऐसा तो है नहीं साहब इसका अपन 12 AMU मान ले। क्यों, इसको आइसोटॉप्स को लेकर के मानोगे तो 13 AMU आ रहा है, इसको लेकर के मानोगे तो इसका एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 14 AMU आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, रिलेटिव मास से तो काम चलेगा नहीं। अपन क्या निकालना पड़ेगा, इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई ऐसे समझो, सपोज कीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है। ठीक है, अब सपोज करो इस 100 स्टूडेंट का आप लोगों ने 10 मार्क का एक टेस्ट कंडक्ट करवाया। अब उसमें से सपोज कीजिए 90 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सपोज कीजिएगा 8 मार्क प्राप्त किए, 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 6 मार्क प्राप्त किए, और 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 10 मार्क प्राप्त किए। अब आप क्या बताओगे, बताओ इनका एवरेज मार्क कितना है इन स्टूडेंटों के। तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि 19 स्टूडेंट ने तो 8 प्राप्त किए थे, 5 स्टूडेंट ने 6 मार्क प्राप्त किए थे, और 5 स्टूडेंट ने 10 मार्क प्राप्त किए थे। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100। तो आपका एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा ना। इसी तरीके से क्या है बच्चों, आगे चल करके अपने एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए आप लोग, एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है बच्चों समेशन AX अपॉन के समेशन X। इसका मतलब ये हो गया कि A1 X1 प्लस के A2 X2 अपॉन के X1 प्लस के X2। मतलब यहाँ पर जो A1 और जो A2 दिया हुआ है बच्चों, ये क्या है, तुम्हारा मास नंबर है, मास नंबर ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप, मास नंबर ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, डिफरेंट आइसोटॉप्स। जो डिफरेंट आइसोटॉप दिए हुए हैं बच्चों उनका मास नंबर है। और X1 और जो X2 दिया हुआ है आपको, ये बोल सकते हो बच्चों परसेंटेज हो सकता है, या इनका रेशो अपन ले सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, किसके अकॉर्डिंग अपन को इनको कैलकुलेट करना है, आप गौर करना। मैंने कहा, गौर करें आप लोग, मैंने कहा एक ये ले लो 35 एंड 17 37 आर क्या बच्चों, 2 आइसोटॉप्स आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स दे रखे हैं, वो भी किसमें, इन द रेशो ऑफ 3:1। तो देन कैलकुलेट एवरेज
कंडीशन है। यहाँ पर क्या आ रहा है a1x1 प्लस के a2x2, और भी होते तो अपन और भी आगे चलते। अब देखो a1 क्या है, इसका मास नंबर कितना है 35, और x1 क्या है बच्चों, इसका रेशो किस रेशो में 3, प्लस के a2 क्या है इस सेकंड आइसोटॉप, और इसका मास नंबर कितना बच्चों आपका रेशो कितना है 1, तो कितना आएगा 3 प्लस के 1, तो ये आ गया बच्चों कितना 105 प्लस के 37 अपॉन के 4, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कितना आ रहा है 1, ये हो जाएगा आपका 142 अपॉन के 4, ये निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। मतलब जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 35.5, और आपको मालूम बच्चों क्लोरीन जो होता है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना लेकर के चलते हो आप लोग 35.5 ही लेकर के चलते हैं। तो हम जितने भी बच्चों एलिमेंट्स लेते हैं उनका एवरेज ही एटॉमिक मास लेते हैं। आपको मालूम है कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन उन तीनों आइसोटॉपों का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना निकल के आया 12 AMU निकल करके आया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स अभी अपन ने देखे थे, ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स देखे हैं, एटॉमिक नंबर था 8, 16, 17, 18, लेकिन ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है आपका 16 आता है, ध्यान रखना। तो जितने भी अपन ने एटॉमिक मास नंबर लिखे हैं, मास नंबर लिखे वो क्या बच्चों आपके एवरेज एटॉमिक मास ही हैं। जैसे सपोज करो बच्चों मैंने आपको इक्वेशन और दिया, सपोज करो अपन को परसेंटेज उसने देकर परसेंटेज पूछा है, सपोज करो बच्चों उसने क्वेश्चन दिया एक ये ले सकते हो आप लोग बोरॉन वाली कंडीशन ले लो, एंड ये ले सकते हो बच्चों बोरॉन क्या है R2 आइसोटॉप्स ऑफ बोरॉन, ये बोरॉन के क्या है बच्चों 2 आइसोटॉप्स हैं, एंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन दे दिया बच्चों आपको सपोज की दुनिया 10.2, तो देन कैलकुलेट उसने बोल दिया परसेंटेज। तो भाई बोरॉन के 2 आइसोटॉप्स दे दिए हैं, इनका एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, तो अपन से इनका परसेंटेज पूछ लिया। तो आपको मालूम बच्चों हमारा फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक जो मास है उसका फॉर्मूला क्या है a1x1 प्लस के a2x2 अपॉन के x1 प्लस के x2। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 10.2, इसका आपको दे रखा है आइसोटॉप का मास नंबर कितना 10 इनटू के x1, ठीक है, प्लस के इसका कितना दे रखा है 11, ये हो गया x2 x1 प्लस के x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10.2 x1 प्लस के ये आ गया 10.2 x2 इक्वल टू आ गया 10x1 प्लस के 11x2, आया नहीं आया बच्चों। तो यहाँ पर इसको इधर की तरफ लेके आओगे तो कितना आ जाएगा 0.2x1, और इसको इधर की तरफ लेके आओगे तो आ जाएगा 0.x2, इसलिए x1 अपॉन के x2 आ जाएगा 0.8 अपॉन के 0.2। तो ये किस रेशो में निकल के आए x1 और x2 का रेशो आया बच्चों 4:1 रेशो में। लेकिन अपन से क्या पूछा है उसने परसेंटेज, और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका भी परसेंटेज निकालता है खुद का अपॉन के टोटल इनटू के 100। जैसे परसेंटेज ऑफ x1 निकालना है तो खुद का कितना आया 4, और टोटल कितना आ रहा है बच्चों 4 प्लस के 1 5 इनटू के 100, तो ये कितना आ गया आपका 80%। उसने पूछा परसेंटेज ऑफ x2 होगा तो खुद का कितना आ रहा है बच्चों 1 अपॉन के टोटल इनटू के 100। तो इस तरीके से क्या बच्चों का इनका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों। तो ये आज अपना क्या था बच्चों एटॉमिक मास को लेकर के कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं बच्चों। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।